Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. And today we are going to study about the common chemical industries in Pakistan. That is our lecture number 28. And now we are going to discuss that. So let's move towards the lecture. जी तो डियर स्टूडेंट्स कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान चैप्टर नंबर 15 है हमारी बुक 2 का, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके हवाले से आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं कि हमारे एंट्रेंस टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका एलेबोरेट करना ज़रूरी है, मैंने आपके सामने रखा है। सबसे पहले हमारे पास जो इंडस्ट्री है दैट इज़ फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री। व्हाट इज़ फर्टिलाइजर? एनी मटीरियल विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी जो बढ़ाता है। अब फर्टिलाइजर्स को पढ़ने से पहले हम उसकी थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री को ओवरव्यू करते हैं। आपके पास सबसे पहले फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जो ह्यूमन हिस्ट्री में मिलता है दैट इज बाय चाइनीज 5000 बिफोर क्राइस्ट। और वहां पे हमारे पास क्या था? मेन्यूर को यूज किया जाता था। लाइफ स्टॉक का जो वेस्ट है दैट वाज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, क्योंकि सॉइल में जो क्रॉप है उसको ग्रो करने के लिए जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसमें मौजूद होते थे। अब न्यूट्रिएंट्स की बात की तो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह के न्यूट्रिएंट्स है। वॉच ऑन द बोर्ड, हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में मैंने एक बात एक्सप्लेन की है। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो? मैक्रो मीन लार्ज, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। उनकी जो अमाउंट आपकी बुक में दी गई है दैट इज एन एमसीक्यू ऑफ योर एंट्रेंस टेस्ट, और आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछ सकता है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन द अमाउंट ऑफ ABC ऑप्शंस देगा, तो आप याद रखेंगे कि 5 किलोग्राम टू 200 किलोग्राम पर एकड़ रिक्वायर्ड होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में ज्यादा भी हो जाएं तो कोई नुकसान नहीं होता। आप दूसरे पॉइंट पे देख रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपकी बुक में 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं। यू मस्ट ओवरव्यू, यू मस्ट मेमोराइज देम, आपको पता होना चाहिए उनका। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये भी लाजमी है ग्रोथ के लिए, डिजीज प्रोटेक्शन के लिए, उसके इंग्रेडिएंट्स के लिए। बट अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थोड़ा सा कम हो या ज्यादा हो तो दोनों सूरतों में फसल के लिए नुकसानदेह होते हैं, लिहाजा इनकी बड़ी कंट्रोल्ड अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होती है मैंने लिखा है 6 ग्राम्स टू 200 ग्राम्स पर एकड़ रिक्वायर्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं जब फर्टिलाइजर्स की, तो कुछ पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट कैन आल्सो बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज कि एक फर्टिलाइजर्स की क्वालिटीज क्या होती हैं। वो देखिए मैंने आपके सामने लिखी हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर रिविजन। यू कैन सी दैट हमारे पास जो भी फर्टिलाइजर हो, जो अच्छी फर्टिलाइजर हो, दैट मस्ट बी रेडिली अवेलेबल एंड दैट मस्ट बी रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, ताकि वो जड़ों में जाके पानी के साथ उसके पौधे की बॉडी का हिस्सा बन सके। दैट मस्ट बी असिमिलेटेड इन द प्लांट्स, वो जो भी न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं प्लांट के अंदर वो उसके अंदर जाके असिमिलेट हो सके, अपना काम कर सकें। सॉइल की फर्टिलिटी का मकसद ये है कि ग्रोथ ऑफ द प्लांट बेस्ट होनी चाहिए। सो ये मैंने आपके सामने पॉइंट्स लिखे हैं। सस्ती होनी चाहिए, किसान खरीद भी सके, नॉन पॉइजनस होनी चाहिए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट फर्टिलाइजर मस्ट नॉट चेंज द पीएच ऑफ द सॉइल। अहम पॉइंट है। एक छोटा सा एमसीक्यू आपके सामने रखा है फॉर द अंडरस्टैंडिंग। द गुड फर्टिलाइजर मस्ट बी, तो हमारे पास प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड है, डेफिनेटली बीटा ऑप्शन। शुड असिमिलेट इन द प्लांट, बिल्कुल ये मैंने अभी कहा, होनी चाहिए क्वालिटी। उसके बाद मस्ट नॉट चेंज द सॉइल पीएच, यानी जो भी उसकी पीएच है उसको डिस्टर्ब ना करे। ऑल ऑफ देम, तो आंसर है डेल्टा, ऑल ऑफ देम, दे ऑल मस्ट बी द प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड फर्टिलाइजर्स। तो ये फर्टिलाइजर्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स की तरफ बढ़ते हैं इन द नेक्स्ट बोर्ड। लेट्स मूव। जी तो डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर मैक्रो न्यूट्रिएंट है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, दे आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। हम फर्टिलाइजर्स पढ़ने से पहले देखते हैं कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का काम क्या है। अब देखें, मैंने पॉइंट आउट किया है कि अर्ली ग्रोथ ऑफ प्लांट में रोल प्ले करते हैं। प्लांट का साइज क्या होगा, स्टेम क्या होगा, लीव्स की ग्रोथ में बुनियादी रोल प्ले करते हैं। आपको पता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में बुनियादी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। और एक और अहम एमसीक्यू जो पूछा जाता है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी जब होगी तो फसलें पीली पड़ जाती हैं, क्योंकि ग्रीन कलर जाके उसको इनिशियल ग्रोथ के लिए रेलेवेंट अमाइनो एसिड्स नहीं मिलेंगे, तो वो डेफिशिएंट ऑफ दैट न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारे पास पीली पड़ जाती हैं। तो फसलों का जो ग्रीन कलर है वो भी इस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की वजह से होता है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में जो पहला नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है इस चैप्टर में दैट इज एमोनिया। एमोनिया NH3, ये लिक्विड फॉर्म में यूज की जाती है। ये डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा यूज होती है। इसमें 82% नाइट्रोजन होती है। ये बेस्ट फर्टिलाइजर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये दुनिया में बेस्ट है, लेकिन पाकिस्तान में बेस्ट नहीं है। क्यों?
क्योंकि इसके लिए मशीनरी रिक्वायर्ड होती है। ये जो अमोनिया है इसको जब इंजेक्ट करना होता है तो 6 इंचेस डीप इन द सॉइल एट द रूट ऑफ प्लांट करना पड़ता है। तो पाकिस्तान में जो फार्मिंग होती है उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, लिहाजा इसके अंदर बेशक जितनी ज्यादा नाइट्रोजन है हमारे लिए इतना अच्छा फर्टिलाइजर नहीं है। बाकी इसके जो मेन पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, इसकी प्रिपरेशन हैबर बॉश प्रोसेस के जरिए जो मैंने लिख दी है, हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं। पाकिस्तान में जो बेस्ट फर्टिलाइजर यूज होता है दैट इज यूरिया। यूरिया कैसे बनाया जाता है, हम पहले स्टीम क्रैकिंग करते हैं मीथेन की, आप देख सकते हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, फिर जैसे हैबर बॉश प्रोसेस से हम अमोनिया बनाते हैं, उस अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं, हमारे पास अमोनियम कार्बामेट बनता है जिसको हीट अप करते हैं, इसमें वाटर एलिमिनेट होता है और लिक्विड फॉर्म में यूरिया बनती है। ये जो लिक्विड फॉर्म में यूरिया बनती है इसको हम प्रिलिंग टावर में ले जाते हैं, वहां से ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इसके प्रिल्स यानी स्मॉल पैलेट्स बनती हैं। क्यों बनाना ऐसा जरूरी है, इससे इजी टू स्प्रेड हो जाता है। हमारे पास जो फर्टिलाइजर है अगर वो दानों की शक्ल में होगा तो इजी टू स्प्रेड हो जाएगा, तो ये यूरिया बनाया जाता है। यूरिया का आईपैक नेम डायमाइनोमेथेनॉल है, इसमें 46% नाइट्रोजन होती है। ये पाकिस्तान का बेस्ट फर्टिलाइजर है और आईपैक नेम मैंने इसको बता दिया। ये पाकिस्तान में वाइडली यूज होता है और नाइट्रोजन की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ये बड़े अच्छे तरीके से पूरा करता है। उसके बाद जो तीसरी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है दैट इज अमोनियम नाइट्रेट। कैसे बनाई जाती है आप देख सकते हैं, एसिड बेस्ड रिएक्शन है, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया दोनों का रिएक्शन होता है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है। अमोनियम नाइट्रेट में 33 to 33.5% नाइट्रोजन होती है। एमसीक्यूज हैं, एवरीथिंग इज एमसीक्यू व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग। अच्छा, ये हर फील्ड में यूज हो जाती है सिवाय दलदली जमीन के। जो धान की काश्त पाकिस्तान में होती है, जो पैडी फील्ड्स होती हैं, पैडी राइस फील्ड्स, उसमें यूज नहीं होती क्योंकि उस फील्ड में बैक्टीरियाज होते हैं जो इसको एज अ फूड ईट कर जाते हैं और इसकी जो नाइट्रोजन जो कि यूज करनी होती है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। लिहाजा अमोनियम नाइट्रेट को हम पैडी फील्ड्स में यूज नहीं करते। बहरहाल ये एक अच्छी फर्टिलाइजर है बाकी क्रॉप्स के लिए भी, तो ये आप याद रखेंगे। अब उसके बाद नाइट्रोजन के बाद हमारे पास जो फॉस्फेट के फर्टिलाइजर्स हम उनकी बात करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन फास्फोरस, पहले हम जानते हैं कि फास्फोरस का बेसिक काम क्या है। बट डियर स्टूडेंट्स, फास्फोरस इनिशियल ग्रोथ में भी रिक्वायर्ड है, लेकिन असल काम इसका ये है इट एक्सेलरेट्स द सीड एंड द फ्रूट ग्रोथ। जब प्लांट ग्रो करता है तो एट द टाइम ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सीड्स, कोई भी फसल हो, एंड द फ्रूट्स, उसमें ये बुनियादी रोल प्ले करती है। इसकी डेफिशिएंसी से वो फल मुतासिर होता है। तो इसके बारे में मजीद पढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। तो डायमोनियम फॉस्फेट, फॉस्फेट फर्टिलाइजर आपके सामने है। द बेस्ट फर्टिलाइजर इन पाकिस्तान यूरिया है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। लेकिन ओवरऑल जो बेस्ट फर्टिलाइजर है वो उसको हम डीएपी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अकेली डायमोनियम फॉस्फेट, जिसका बनना प्रोसीजर मैंने लिख दिया, अमोनिया और फास्फोरिक एसिड के रिएक्शन से 60 से 70 सेल्सियस पे डीएपी बन जाती है। इसको भी बिल्कुल उसी तरह लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में लाते हैं, प्रिलिंग टावर में इसकी पिल्स बनाते हैं, पैक करते हैं और स्प्रेड करते हैं। इसके अंदर 16% नाइट्रोजन होती है, 48% P2O5 होता है फास्फोरस, और ये अकेली 75%, अकेला डीएपी की जो खाद है 75% ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स को पूरा करती है। ये बड़ी बेहतरीन फर्टिलाइजर और इसलिए एक्सपेंसिव भी है पाकिस्तान में। आपको इसके हवाले से इन एमसीक्यूज का, इस इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए। और यूज ऑफ द नाइट्रोजन एंड फास्फोरस तो मैंने आपको बता ही दिया है, जो इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं पोटेशियम फर्टिलाइजर्स की। मैं डियर स्टूडेंट्स, पोटेशियम फर्टिलाइजर्स भी रिक्वायर्ड हैं। ये टोबैको की जो फील्ड्स होती हैं उसमें तो इसका बड़ा बुनियादी रोल होता है। अच्छा, उसके अलावा आप देखें, इसका मैंने जो यूज लिखा है, दिस इज यूज टू डेवलप द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस, आप देख सकते हैं। इसके अलावा राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, फास्फोरस इनिशियल ग्रोथ ऑफ द फ्रूट एंड सीड्स, और राइपनिंग ऑफ द फ्रूट के लिए हमारे पास ये पोटेशियम फर्टिलाइजर्स रिक्वायर्ड होते हैं। एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट है, एलैबोरेट किए गए हैं। इसमें 13% नाइट्रोजन भी होती है। So these all things are important, जो कि आप याद करेंगे। ये तमाम फर्टिलाइजर जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इनमें एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से जो जो पूछा जा सकता है मैंने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा पाकिस्तान चूंकि बेसिकली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, हमारी जो ज़राअत है वो बुनियाद है हमारी इकोनॉमी की, तो हमें ज़राअत को डेवलप करने के लिए फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है। सो पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना था तो इतनी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज नहीं थी, लेकिन आज पाकिस्तान में 14 फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं, पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में भी, और जो सालाना 56,30,100 टन 56,30,100 मैट्रिक टन पर एनम फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करते हैं, और अभी भी हमारी डिमांड ज्यादा है।
So these all are the entrance test MCQs and questions elaborated for you. अब हम बात करते हैं सेकंड केमिकल इंडस्ट्री की पाकिस्तान में. द वर्थ सीमेंट. सीमेंट एक बिल्डिंग मटेरियल है. सीमेंट एक डेवलपिंग कंट्री में बहुत ज़्यादा बेसिक इंपॉर्टेंस का हामिल होता है. सबसे पहले जो सीमेंट बनाया था दैट वाज एन इंग्लिश मेसन जोसेफ एस्पिडिन. उसने 1824 में इंग्लैंड के पास एक आयरलैंड था पोर्टलैंड, उसमें कुछ पत्थर पाए जाते थे जो कि बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज होते थे. उसने क्या किया, उसने क्ले को और कुछ कल्केरियस मटेरियल को, अब आर्जिलेशियस मटेरियल और कल्केरियस मटेरियल मैं बताता हूँ, वो मटेरियल जिसमें कैल्शियम कंपोनेंट्स हो, मेरीन शेल्स हो गए हमारे पास, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, लाइम हो गया, जिसमें कैल्शियम हो उसको कैल्केरियस मटेरियल कहते हैं. उसकी मेजर अमाउंट और आम क्ले मड जिसको हम आर्जिलेशियस मटेरियल कहते हैं, जिसमें सिलिकॉन ऑक्साइड, हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड, हमारे पास मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम ऑक्साइड्स ये पाए जाते हैं. इसकी कंपोजिशन का टेबल आपकी बुक में बना है, आप लाजमी याद करेंगे कि सीमेंट की कंपोजिशन क्या. आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 62% कैल्शियम का ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड 22% होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड 7.5% होता है. बाकी परसेंटेजेस भी आपने याद करनी है, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा. तो इनको मिला के जब उसने सेट किया था तो रॉक लाइक मटेरियल बन गया था, जिसको उसने कहा था दिस इज अ सीमेंट एंड इट लुक्स लाइक द स्टोन्स ऑफ अ पोर्टलैंड, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पोर्टलैंड सीमेंट. अब हमारे पास मुख्तलिफ दुनिया में सीमेंट को मुख्तलिफ तरीकों से बनाया जाता है. हमारे पास सीमेंट बनाने के लिए ड्राई मेथड भी है, वेट मेथड भी है. ड्राई मेथड एक्सपेंसिव मेथड है और ड्राई मेथड किस लिए बनाया जाता है, ये क्लाइमेटिक कंडीशन डिसाइड करती हैं. हम पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में वेट मेथड यूज किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए, ये हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस को सूट करता है. तो जो वेट प्रोसेस है सीमेंट बनाने का, उसका बेसिकली अगर हम समराइज करें तो पूरा सीमेंट बनने तक 5 स्टेप्स हैं, आपके सामने है. फॉर एग्जाम्पल, पहले है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द 75% कैल्केरियस एंड 25% आर्जिलेशियस मटेरियल. हमारे पास कैल्केरियस मटेरियल, कैल्शियम कंटेनिंग मटेरियल ज्यादा होना चाहिए 75% और 25% क्ले. उसको क्रश एंड ग्राइंड करेंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे. नंबर 3, उसको हीटिंग में लेके आएंगे. असल जोन है ये दो हीटिंग, इसको मैं अगले बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा. हमारे पास रोटरी किलन में इसको हीट अप करते हैं, हम असल सीमेंट बनाने की कोशिश करते हैं. उसके बाद जो हमारे पास क्लिंकर्स बनते हैं उनको ग्राइंड करते हैं और एंड में टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम हम 2% जिप्सम ऐड करते हैं और पाउडर्ड फॉर्म में सीमेंट हमारे सामने आता है. अब इनकी डिटेल हम नेक्स्ट बोर्ड में पढ़ते हैं. जी तो डियर स्टूडेंट्स, हम रोटरी किलन की बात करें, जो असल प्लांट है सीमेंट का. क्या होता है, इसके 4 जोन्स हैं. हमने जो ग्राइंड किया, क्रश किया कैल्केरियस मटेरियल, आर्जिलेशियस मटेरियल, उसकी वाटर के साथ स्लरी बनाई, उसका हमने फिलर केक बनाया. उसको जब हमने रोटरी किलन में ऐड करना है तो रोटरी किलन एक लॉन्ग हमारे पास एक प्लांट है जिसके 4 जोन है. इसकी डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में लिखी गई है कि इंटरनली लाइंड विद द ब्रिक्स होता है, स्टील का टैंक होता है, रोटेट कर रहा होता है, इसकी रोटेशन होती है. गॉट इट. अब हमारे पास इसका जो पहला जोन है दैट इज प्री हीटिंग जोन. इस जोन में 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और उसमें हमने करना क्या होता है कि हमारे पास जो क्ले है, जो मटेरियल है आर्जिलेशियस, उसके अंदर जो डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं वो सेपरेट हो जाएं, ठीक है, और दूसरा जितना भी मॉइस्चर है वो वेपोरेट हो जाए. इसका ये काम है जो एंट्रेंस टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा, आपने याद रखना है. नेक्स्ट जो जोन हमारे पास आता है रोटरी किलन का, जो 45 के एंगल पे रोटेट कर रहा होता है ताकि जो भी चार्ज है वो नीचे गिरता जाए, पास ऑन होता जाए, वो है डीकंपोजिशन जोन. इसका टेम्परेचर 900 सेल्सियस होता है, 800 टू 900 सेल्सियस टेम्परेचर होता है. इसमें क्या होता है, जो लाइम मटेरियल यूज होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में. हमें कैल्शियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड है ताकि ये कैल्शियम ऑक्साइड बाकी ऑक्साइड्स के साथ मिलकर क्लिंकर्स बना सके. अब हमारे पास ये चार्ज यहां से जब पास ऑन होता है तो बर्निंग जोन, जो कि असल रिएक्टिंग जोन है, इसमें टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस है. इसमें क्या होता है, हमारे पास जो तमाम जो ऑक्साइड मौजूद है, कैल्शियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, सिलिकॉन का ऑक्साइड, एटसेट्रा, एवरी काइंड ऑफ ऑक्साइड, वो इसमें वेरी हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं और कैल्शियम इल्यूमिनेट्स, कैल्शियम सिलिकेट्स, कैल्शियम फेराइट वगैरह बनते हैं. यानी यहाँ पे हमारे पास ग्रेश ब्लैक कलर के डिफरेंट डायामीटर्स के स्मॉल सर्कुलर क्लिंकर्स बनते हैं. ये जो क्लिंकर्स होते हैं ये असल सीमेंटिंग मटेरियल है. वो जो क्लिंकर है वो जब नेक्स्ट रोटेटरी जोन में आता है, किलन के लास्ट जोन में, उसको हम कूलिंग जोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1500 से एकदम टेम्परेचर 1500 150 से 200 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है. आप देख सकते हैं इसका काम सिर्फ ये होता है कि वो जो क्लिंकर्स एट हाई टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाए. हमारे पास वहां से
जो क्लिंकर्स बन के निकलते हैं उनमें हम 2% जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट और 2H2O 2% ऐड करते हैं और फिर इन क्लिंकर्स को और जिप्सम को ग्राइंड करते हैं, पाउडर फॉर्म में करते हैं और पैकिंग कर देते हैं। एंटीडस में क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाई जिप्सम इज एडेड टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम। अगर तो मेरे पास प्योर क्लिंकर्स हो, जैसे ही पानी गिरेगा वो सोल्डिफाई हो जाएंगे, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इसका सेटिंग टाइम इंक्रीज हो, दैट्स व्हाई जिप्सम इज एडेड, क्योंकि उसकी वजह से 10 से 15 मिनट इसका जमने का टाइम एक्सटेंड हो जाता है। सो ये मेरे पास सीमेंट पैक हो गया। अब इस सीमेंट पैकेट को जब मेसन के पास आता है और वहां पे वो दीवारों में चुनता है, कंस्ट्रक्शन करता है बिल्डिंग मटेरियल, तब क्या रिएक्शन होता है, उसको हम कह रहे हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब वो जब दीवारों में चुन देता है तो पहले जो 24 आवर्स हैं उनमें क्या रिएक्शन होता है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इन अ सिंगल लाइन ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट मोड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि भाई हमारे पास जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट था वो पानी के अब्सॉर्ब करके कोलाइडल जेल बनाता है और वो पहले 24 घंटों में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट और वाटर की एक स्लरी हार्डन होना शुरू हो जाती है, हार्ड होना शुरू हो जाती है, सेट होना शुरू हो जाती है। पहले 24 आवर्स में ये होता है। इस टाइम पे इसमें पानी ज्यादा मिक्स नहीं करना वरना ये डिसॉल्व हो जाएंगे। अब जब ये एक हार्ड मटेरियल बन जाता है फिर 1 to 7 डेज, जो नेक्स्ट 1 to 7 डेज है उनमें क्या होता है, ये जो भी मेरे पास मटेरियल पड़े हैं स्पेसिफिकली डोमिनेंटली इनमें आप देखें कैल्शियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड डोमेन में है, ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन के बाद कहा जाता है कि दीवारों को पानी लगाओ, जितना ज्यादा पानी लगाओगे उतना मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है, पानी एब्जॉर्ब करता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिस्टल्स हैं वो फिर जमना शुरू करती हैं, क्रिस्टलाइज होना, नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स। तो वो आपके पास जो ईंटें होती हैं, ये जो आपस में रेत का मटेरियल होता है उसमें एब्जॉर्ब होना शुरू होती हैं and then they are going to increase the strength of the wall, strengthen होना, हार्ड होना शुरू हो जाता है और उनके दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस बचती हैं डियर स्टूडेंट्स, उनमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जाके कॉम्पैक्ट क्रिस्टल्स बनाता है अपनी। सो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों दीवार की मजबूती का बायस बनते हैं अपने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से। सो दैट वाज अबाउट द सीमेंट प्रिपरेशन एंड इट्स सेटिंग, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया, जो आपसे पूछा जाएगा आपने इसको थॉरली पढ़ना है, मेमोराइज करना है। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। इसमें शुरू में डेफिनेटली सीमेंट इंडस्ट्री बहुत कम थी, लेकिन हम आज की बात करें जो आपकी बुक में लिखा हुआ है जिसको हमने याद करना है, हमारे पास पाकिस्तान में आज 22 डिफरेंट सीमेंट प्लांट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं और उनकी सालाना प्रोडक्शन 95,78,802 मैट्रिक टन है। तो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज एन MCQ। ये सीमेंट इंडस्ट्री थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडस्ट्री की तरफ, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान में जो तीसरी इंडस्ट्री है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन, पेपर इंडस्ट्री। सो पेपर क्या है? पेपर इंसानी तारीख में ह्यूमन डेवलपमेंट का बुनियादी जरिया है। आप देख सकते हैं मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है कि सबसे पहले पेपर का यूज जो हिस्ट्री में मिलता है वो इजिप्ट में मिलता है। 3000 कबल मसीह में पहली दफा दरिया नील के किनारे पे एक रीडी प्लांट उगता था पेपरस, उसको पेपर के तौर पे यूज किया गया और वर्ड पेपर भी उसके नाम से ही ड्राइव किया गया है, पेपरस से। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद चाइना है, चाइनीज में एक इंपीरियल कोर्ट में एक साइंटिस्ट था साइल्यून ऑफ चाइना, उसने 105 ईस्वी में पहली दफा मलबरी ट्री से पेपर बनाया। तो ये तारीख में जिन जिन कंट्रीज में जिन जिन एरियाज में पहले पेपर की प्रोडक्शन हुई वहां पे डेवलपमेंट का भी आगाज जल्दी हुआ। पेपर एक सेलुलोजिक फाइबर्स की शीट है जिसको बनाया जाता है, कॉम्पैक्ट किया जाता है। पेपर इज नथिंग बट द प्योर सेलुलोजिक फाइबर्स जिसको बनाया जाता है डिफरेंट प्रोसीजर से। अब हम चूंकि पेपर इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम रॉ मटेरियल को सबसे पहले देखेंगे। रॉ मटेरियल आपकी बुक में टेबल बना हुआ है, वुडी भी होते हैं, नॉन वुडी भी होते हैं। नॉन वुडी में हमारे पास कॉटन लिंटर आ जाता है, व्हीट स्ट्रॉ आ जाता है, राइस स्ट्रॉ आ जाता है, बगैसी, रैग्स, ये तमाम आपकी बुक में दिए गए हैं। कॉटन स्टार्क आ जाता है। इनमें ज्यादा सख्त लकड़ी नहीं होती, सेलुलोजिक फाइबर होते हैं। प्योर कॉटन भी पेपर इंडस्ट्री में यूज हो सकती है। और जो वुडी है जैसे डॉगलस फार आ गया आपके पास, यूकलिप्टस आ गया, पॉपुलर ट्री आ गया, तो ये आपने याद रखने हैं। अहम पॉइंट याद रखिएगा, जो बैम्बू है ना वो नॉन वुडी इन नेचर है, MCQ में पूछा जाता है, लिहाजा आपने इस टेबल को भी याद करना है जिसमें वुडी रॉ मटेरियल और नॉन वुडी रॉ मटेरियल की बात की जाती है। एंट्रेंस टेस्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ज़हन में रखना है। अब हम बात करते हैं पेपर एंड पल्प मेकिंग की। हमने जब भी पेपर बनाना है हमने पहले पल्प बनाना है। पल्प मीन हमने जो सेलुलोजिक फाइबर हैं उनको अलहदा अलहदा करना है। हमारे पास जो भी लकड़ी आती है, अब उसमें जब पल्प बनाएंगे तो उसके स्टेप्स मैंने लिखे हैं जिनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे और इसमें अहम पॉइंट्स को याद रखेंगे। पल्प मेकिंग के हमारे पास ना 3 तरीके, क्राफ्ट्स प्रोसेस है, हमारे पास सल्फाइड प्रोसेस है। इन दोनों को रिजेक्ट किया जा चुका है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन नाम पता होना चाहिए हमें। हम जो यूज करते हैं दैट इज न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस, NSSC प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है पल्प मेकिंग का, हम इसे पढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमने पल्प मेकिंग करनी है तो सबसे पहले हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल है हम उसको कट करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करेंगे, चाहे वो वुडी मटेरियल हो चाहे वो नॉन वुडी मटेरियल हो, उसको हम स्मॉल पीसेस में आइसोलेट करेंगे, कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद उसकी क्लीनिंग करेंगे, ड्राई क्लीनिंग बाय एयर क्लीनिंग करेंगे। हम उसकी ड्राई क्लीनिंग बाय द फिजिकल मेथड्स करेंगे कि उसमें से जो स्टोन्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल, उनको रिमूव किया जाए। वेट क्लीनिंग भी होती है, हम इसको वॉश भी करते हैं, ठीक है। तो क्लीनिंग करना है हमने उस रॉ मटेरियल की, फिर हमने उसकी स्क्रीनिंग करनी है। क्या मुमकिन कि उसके अंदर कुछ मेटल पार्टिकल्स हों, किसी दरख्त के साथ जुड़े, या कुछ मटेरियल में हमारे पास आ जाएं, उनको आइसोलेट करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं, मैग्नेट को यूज करते हैं। तो हमने जो भी रॉ मटेरियल है ना डियर स्टूडेंट्स, उसको अलग अलग करना होता है। और आप जब अपनी बुक में पढ़ेंगे एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी के हवाले से इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे और इन पॉइंट्स के लिए यूज किए जाने वाले प्रोसीजर्स को ध्यान में रखेंगे। हमारे पास जब मटेरियल स्क्रीन हो जाता है कि अब ये साफ है, क्लीन है, कटेड है, इसमें कोई डस्ट पार्टिकल नहीं, कोई मेटल नहीं, कोई और कोई मटेरियल नहीं, तो फिर हम अपने ओरिजिनल यूनिट डाइजेस्टर की तरफ आते हैं, या डाइजेशन बॉक्स की तरफ आते हैं। इसमें जितने भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं वो देखें मैंने आपके सामने आइसोलेट करके अलग-अलग कर दिए जो आपकी बुक में मौजूद है। मसलन डाइजेस्टर क्या है, जिसमें हम न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस अप्लाई करते हैं। हमारे पास मेथड जो यूज किया जाता है बैच प्रोसेस का किया जाता है, जिसमें बैचेस हम कुक करते हैं और वंस अगेन हम उसको रिपीट अप करते हैं। हमारे पास जो डाइजेस्टर है बेसिकली ये 30 फीट हाई और 7 फीट डायामीटर का एक बहुत बड़ा कुकर प्रेशर है, जिसे कुकर कह देते हैं। बड़ा टैंक है, स्टील का बना हुआ टैंक है, ठीक है। अब इसमें आपने वो सारा कट क्लीन साफ सुथरा मटेरियल डाल दिया, ठीक है। इसमें आपने उसको कुक करना है, डाइजेस्ट करना है। टेम्परेचर इसका 160 टू 180 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। 2.5 राउंड्स पर मिनट से ये घूमेगा। ये जो आपके पास 7 फीट डायामीटर 30 फीट हाई एक टैंक है जिसके अंदर हमारे पास सेलुलोजिक मटेरियल पड़ा हुआ है, इसको रखना है। असल में जो वुडी मटेरियल होता है ना, इसके अंदर जो प्योर वाइट सेलुलोजिक फाइबर होते हैं वो लिग्निन, जो कि एक एरोमेटिक बाइंडर होता है, उसका ब्राउन कलर होता है, उसकी वजह से आपस में बाइंड होते हैं। इस डाइजेस्टर का असल काम है उसको रिमूव करना, ठीक है। तो ये काम कर रहा होता है। अब हमारे पास pH 7 to 9 मेंटेन की जाती है। इसमें हम करते क्या है, इसको बंद करते हैं। आपके पास स्टीम ब्लो इन की जाती है, हाई टेम्परेचर स्टीम नीचे से, जो कि टेम्परेचर को 160 टू 180 भी रखती है। नीचे से स्टीम आती है, ऊपर से वो केमिकल सोडियम सल्फाइड जो हमने डालना होता है, जिसकी वजह से न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस कहते हैं, जो कि असल डाइजेशन करता है, जो कि लिग्निन को डिसॉल्व करता है, बाइंडर की फॉर्म में अपने साथ निकालता है, ठीक है। वो ऐड करते हैं और पीएच को मेंटेन करने के लिए एज अ बफर हम ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट, ओके। हम इसको करते हैं 45 मिनट तक कुक। 45 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं ब्लो टैंक में भेज के। ब्लो टैंक में सेंट्रीफ्यूगल पावर यूज की जाती है, घुमाया जाता है। जो कुक्ड मटेरियल है वो अनकुक्ड मटेरियल से अलग हो जाता है। कुक्ड मटेरियल को हम निकाल लेते हैं और अनकुक्ड मटेरियल को दोबारा डाइजेशन में डाल देते हैं। पल्प मेकिंग की एक स्टेज जो डाइजेशन से ब्लो टैंक में क्लियर हो जाती है। उसके बाद हम पल्प को वॉश करते हैं। अच्छा, वॉश करने के बाद इसको ब्लीचिंग के लिए भेज देते हैं। हमारे पास व्हाइट पेपर होता है, हमें व्हाइट पेपर चाहिए। अगर हमने डाइजेशन की भी है तो फिर भी बहुत से ऐसे मटेरियल्स जिनका कलर है जो कि वुड में होते हैं, एरोमेटिक बाइंडर, लिग्निन के सर्टेन अमाउंट, दूसरे मटेरियल्स, कुछ वैक्सेस, कोई गम्स, उनको भी तो रिमूव करना है, उनका कलर भी तो रिमूव करना है। तो बेस्ट मेथड इज द ब्लीचिंग। हमारे पास इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो ब्लीचिंग के लिए यूज किया जाता है पेपर में, दैट इज द क्लोरीन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो ये ब्लीचिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ब्लीचिंग में क्लोरीन एक्शन करती है, नेसन क्लोरीन ज्वाइंट कर जाती है जितने भी कलर्ड कंपोनेंट्स हैं, और हमारे पास व्हाइट कलर के प्योर सेलुलोजिक फाइबर्स अलग हो जाते हैं। और फिर हमारे पास हम उस मटेरियल को इकट्ठा कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। स्टॉक में हम
थोड़ी ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करते हैं। वैसे तो फाइनल पेपर में जो ह्यूमिडिटी है, जो फाइनल पेपर बनता है जिसे पेपर मेकिंग मशीन में, उसमें 6 to 8% मेंटेन किया जाता है। लेकिन इसके अलावा जो स्टॉक प्रिपरेशन करने के लिए, जब हमने एक शीट का मटेरियल बना लिया है, उसको स्टोर करने के लिए स्टॉक जो तैयार किया जाता है, उसमें भी रिमेनिंग वाटर को रिमूव करके थोड़ी बहुत 20% के करीब ह्यूमिडिटी रखी जाती है। तो ये हमारे पास पल्प मेकिंग का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं पेपर मेकिंग मशीन की तरफ। वेल डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की किताब में एक पेपर मेकिंग मशीन बनी हुई है, उसका एक मैकेनिज्म लिखा है, उसको मैं समझाने जा रहा हूँ कि जब मेरे पास पल्प बन जाता है तो वो सेलुलोजिक फाइबर की शीट को कंपैक्ट किस तरह किया जाता है, पेपर मेकिंग किस तरह की जाती है। तो मेरे पास फ्लो स्प्रेडर है। सबसे पहले जो मैंने स्टॉक बनाया उसको मैं पेपर मेकिंग मशीन से पहले एक ओपन टेबल समझ लें, उसके ऊपर मैं स्प्रेड करता हूँ। कन्वेयर बेल्ट चल रहा होता है। फ्लो स्प्रेडर वो जो सेलुलोज के फाइबर्स हैं जिनको मैंने अलग किया, जिनको मैंने कुक किया, जिनको मैंने प्यूरिफाई किया जेन्युइन फॉर्म में, उसके अंदर ह्यूमिडिटी मौजूद है, उसको मैं स्प्रेड करता हूँ। ये कन्वेयर बेल्ट चलता हुआ एक हेड बॉक्स पे आता है। हेड बॉक्स का बेसिक काम होता है कि अपने अंदर से वो तमाम जो पल्प की लेयर जा रही है उसको गुजरने दे और उसके अंदर एक स्मूथनेस सरफेस की जनरेट करे। तो तमाम मटेरियल उसमें से निकल के एक टेबल पे आता है जो कि कपड़े का बना होता है। इसको हम कहते हैं फोर ड्राइनर टेबल। इसका काम होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमिडिटी है, जो पानी है, उसको एब्जॉर्ब किया जाए। ये भी कन्वेयर बेल्ट की फॉर्म में चल रहा होता है फोर ड्राइनर टेबल में। अब फोर ड्राइनर टेबल के बाद प्रेस सेक्शन आता है। बड़े बड़े रोलर्स, सिलेंडर्स होते हैं जिनके दरमियान में से ये आपके पास सेलुलोज का स्प्रेडेड मटेरियल गुजरता है। जब वो उसको प्रेस करते हैं तो दो काम होते हैं। एक तो वो सेलुलोजिक फाइबर एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, दूसरा एक्स्ट्रा वाटर जो है ना वो भी रिमूव हो जाता है। लेकिन बहरहाल फिर भी नमी तो रहती है। अब उसके अंदर से मजीद नमी को रिमूव करने के लिए हम इसको ड्राइंग सेक्शन में भेजते हैं। यहाँ पे वही रोलर्स हैं लेकिन हीटेड हैं, गर्म है। अब ये क्या करेंगे, जब वो शीट इसमें से गुजरेगी तो वाटर वेपर्स रिमूव हो जाएंगे और वाटर वेपर्स इतने रिमूव करने हैं कि 6 to 8% ह्यूमिडिटी उसमें मेंटेन रहे। तो ये मेरे पास स्टेज आ जाती है। उसके बाद मेरे पास कैलेंडर स्टॉक आ जाता है। एक ब्लेड है। एमसीक्यू याद रखिएगा एंटी टेस्ट का। ये पेपर की विड्थ को मेंटेन करता है और उसकी स्मूथनेस को सरफेस करता है। पेपर बन चुका है, कैलेंडर स्टॉक ने उसकी सरफेस बैलेंस करनी है और उसकी विड्थ मेंटेन करनी है, जिसको आगे फाइनली रील में लपेट दिया जाता है। पेपर इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की ग्रोथ में बड़ा बुनियादी किरदार है। उसका स्टैंडर्ड है, उसका स्केल है कि यहाँ पे कितना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उसके लिए यूज़ कितना है। पाकिस्तान में पर पर्सन 5 kg पेपर सालाना यूज़ किया जाता है। तो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री एक्सप्लेन की गई, तमाम पॉइंट्स को एलैबोरेट किया गया। कोशिश की गई कि एक लिमिटेड टाइम में आप लोगों को मैक्सिमम डिलीवरेंस की जाए और आपके एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से जो तमाम क्वेश्चंस हैं उनको जुबानी एलैबोरेट करके भी बताया गया और पॉइंट्स सोर्स की फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया गया। उम्मीद करता हूं कि केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान जो हैं, इससे रिलेटेड जो फर्टिलाइजर, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्री हमने पढ़ी है वो आपको समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट किए होंगे। इंशाल्लाह आप तैयारी अच्छी करेंगे और आपका पेपर अच्छा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।